नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स यानी उच्च के ग्रहों के बारे में, और इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, खास तौर पर मेरी एनालिसिस के दौरान, जहां लोग पूछते हैं कि मेरे पास एक उच्च का गुरु है, फिर मैं उच्च ग्रहों के फल क्यों नहीं पा रहा, और वो भी अपनी ही महादशा या अंतर्दशा में। फायदेमंद ग्रह जैसे गुरु, बुध, शुक्र या चंद्रमा जब अपनी उच्च राशि में हो, और कभी कभी केंद्र में भी, तो भी मुझे उनका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता था कि इस बारे में बात करूं कि उच्च के ग्रह अच्छे फल कब देते हैं और कब एक चुनौती बन जाते हैं, और कोई शख्स एक उच्च ग्रह की एनर्जी और ताकत से अधिकतम फायदा कैसे उठा सकता है, और किन चीजों से बचे ताकि उच्च ग्रह का दुर्भाग्य या नकारात्मक असर न झेलना पड़े। हाँ, एक उच्च ग्रह आपके लिए दुर्भाग्य भी ला सकता है, चुनौतियां भी ला सकता है, अगर आपको पता न हो कि उसे हैंडल कैसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक उच्च ग्रह ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये ऐसा है जैसे आपको एक बहुत नाजुक शीशे का गिलास थमा दिया गया हो। तो अगर आप किसी पार्टी में जाएं, तो कभी कभी आपको ऐसे गिलास मिलेंगे जो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, लेकिन आपको उस गिलास को और ज्यादा एहतियात से हैंडल करना पड़ता है, और क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं और कभी कभी बहुत दुर्लभ होते हैं। तो उच्च के ग्रह अपनी पूरी ताकत के साथ दुर्लभ होते हैं, क्योंकि एक तो ग्रह अपनी उच्च राशि में आ सकता है। ग्रह को अपनी उच्च राशि के उच्च अंश पर भी होना चाहिए, तभी उसे उच्च का ग्रह कहा जा सकता है और उच्च के फल दे सकता है। मिसाल के तौर पर गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च का होता है, और वो भी पुष्य नक्षत्र में। तो अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में है लेकिन 6 या 7 या 8 अंश पर है, मान लीजिए, तो गुरु उतने फल नहीं दे पाएगा जितने वो 5 अंश पर देता है। तो एक ग्रह को लगभग अपनी उच्च राशि के ठीक अंश पर होना चाहिए, तभी उसे उच्च कहा जाएगा। इसी तरह शुक्र मिसाल के तौर पर मीन राशि के 27वें अंश पर रेवती नक्षत्र में उच्च का होता है, और तभी ग्रह उच्च कहलाता है और अपनी पूरी ताकत में होता है। तो उच्च का ग्रह होता क्या है? एक उच्च ग्रह वो है, और बुध के अलावा कोई ग्रह अपनी ही राशि में उच्च नहीं होता। वो सब उन राशियों की पूरक एनर्जी में उच्च होते हैं जहां उनका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से हो सके। तो मिसाल के तौर पर सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च क्यों होता है? क्योंकि मेष राशि कालपुरुष कुंडली के पहले घर की राशि है। पहला घर आपकी इज्जत, आपकी शख्सियत, बीज कैसे है, उसको भी दिखाता है, और सूर्य गर्व, आत्मसम्मान, अहंकार, यहाँ तक के झूठे अभिमान का ग्रह है। तो सूर्य मेष राशि की एनर्जी के साथ फलता फूलता है, जहां मेष इज्जत की राशि भी है, कि लोग आपको कैसे देखते हैं और लोग आपको और ज्यादा इज्जत क्यों देते हैं, क्योंकि लग्न आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मुकाम और समाज को भी दिखाता है। तो सूर्य वहां उच्च का होता है क्योंकि सूर्य मेष राशि की एनर्जी का इस्तेमाल अपने नेतृत्व को दिखाने और आगे बढ़ने में कर सकता है, क्योंकि नेतृत्व के लिए एनर्जी चाहिए, नेतृत्व के लिए प्रेरणा चाहिए, अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए हिम्मत चाहिए, और इसलिए सूर्य वहां उच्च का होता है। मैं एक अलग सीरीज करने वाला हूं जहां मैं हर एक ग्रह और उनकी उच्च की एनर्जी पर विस्तार से बात करूंगा और बताऊंगा कि वो एक खास राशि में उच्च क्यों होता है और उसका फायदा कैसे उठाया जाए। इस वीडियो को मैं बहुत छोटा रखने वाला हूं और सभी ग्रहों और उनकी उच्च एनर्जी के बारे में बात करूंगा, और हर एक ग्रह पर अलग वीडियो में और डिटेल दूंगा। और इसलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य तुला राशि में नीच क्यों होता है? क्योंकि तुला रिश्तों की राशि है, ये संतुलन की, भौतिकवाद की राशि है। लेकिन 7वें घर में, जिसे तुला दिखाती है, इंसान को दोनों एनर्जी यिन और यांग के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, और जिंदगी के भौतिक नजरिए को भी देखना पड़ता है, वीनस की एनर्जी को भी, क्योंकि तुला की स्वामी शुक्र भी है। सूर्य राजा भौतिक फायदों की परवाह कम करता है, उसके पास पहले से ही सब कुछ है, वो पहले से ही राजा है, वो और ऊंची प्रतिष्ठा चाहता है, एक नेता एक राजनेता की तरह आगे बढ़ना चाहता है,
सबसे बेहतरीन राजा या सबसे ताकतवर राजा या सबसे बड़े साम्राज्य वाले राजा या ऐसे राजा के तौर पर जाना चाहता है जिससे सबसे ज्यादा डरा जाता है या जिसे सबसे ज्यादा इज्जत और मोहब्बत मिलती है, तो सूर्य रिश्तों की परवाह कम करता है। सूर्य का मतलब है हर किसी से ऊपर उठना और बनना, किसी के बराबर नहीं होना। राजा हर किसी से ऊपर होना चाहता है और इसीलिए सूर्य उन जिम्मेदारियों को हैंडल नहीं कर पाता जब आप एक रिश्ते में होते हैं। इसीलिए सूर्य तुला में नीच का होता है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। अब चंद्रमा वृष राशि में उच्च क्यों होता है? वृष दूसरी राशि है और दूसरे घर को दिखाती है, और हम जानते हैं कि दूसरा घर आपके बचपन के घर और आपकी बचपन में निर्भरता या सह निर्भरता का घर है। तो बचपन में आप किसकी गोद में होते हैं? आप माँ की गोद में होते हैं। पहला सबक कौन देता है? पहली भाषा के सबक कौन सिखाता है? वो आपकी माँ होती है जो आपको सिखाती है, जो आपको खाना खिलाती है। और दूसरा घर भाषा का, आपकी कीमतों का, खाने का, बचपन के घर का, बचपन के पोषण का घर है। और ये सब माँ से आता है और चंद्रमा माँ को दिखाता है, और इसीलिए चंद्रमा वृष राशि में, खास तौर पर अगर वो वृष है तो उच्च का होता है। तो ये जरूरी है कि इंसान समझे कि जब उच्च होता है तो वो एक खास राशि में क्यों होता है, क्योंकि तभी आप उस ताकत को भी समझ पाएंगे जो राशि आपको देती है और फिर आप उस ग्रह की ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चंद्रमा का वृष में उच्च होने का मतलब है कि शख्स अब अपना बेहतर पोषण कर पाता है और चंद्रमा के वृष में स्थित होने से बेहतर कीमत हासिल कर सकता है, जहां आपको बेहतर खाना, अमीरों वाला खाना मिलता है, आपको बेहतर जिंदगी मिलती है, आप अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं और आप और ज्यादा आराम में हैं और ज्यादा खुश हैं और ज्यादा पोषित हैं। और आप वृष और चंद्रमा की स्थिति की एनर्जी का इस्तेमाल अपने माहौल से, घर पर आप कितने खुश हैं, उससे और ज्यादा फायदे आकर्षित करने में कर सकते हैं। तो चंद्रमा वाकई अपने आप को उच्च करता है और ऊंचा उठ सकता है। आप और ज्यादा कल्पना कर सकते हैं, आप और ज्यादा सोचने के लिए खुले होते हैं, आप और ज्यादा खुश रह पाते हैं और आप भावनात्मक तौर पर वृष राशि में और ज्यादा आरामदेह महसूस करते हैं इसी वजह से। और यही वो एनर्जी है जो उच्च चंद्रमा आपको देता है, जहां आप खुश रह सकते हैं, भावनात्मक तौर पर स्थिर रह सकते हैं, आप शांत रहते हैं, आप परेशान नहीं होते, और क्योंकि आपका दिमाग शांत है, आप भावनात्मक तौर पर सुरक्षित हैं, आप स्थिर हैं, आप और ज्यादा रचनात्मक काम कर पाते हैं, आप और ज्यादा सहयोगी और ज्यादा देखभाल करने वाले बन सकते हैं। खास तौर पर अगर आप वो पेशा चुने जो चंद्रमा द्वारा भी सुझाया गया है, तो आप पाएंगे कि जिन डॉक्टरों का चंद्रमा उच्च का होता है, उनकी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा होगी, उनकी बहुत इज्जत होगी, वो बहुत शांत रहेंगे। जिस तरह वो सबसे गंभीर इमरजेंसी को भी हैंडल करेंगे वो बहुत ही शांत तरीके से होगा। उनके मरीज ऐसे डॉक्टर की तरफ देखेंगे और उनकी आधी परेशानियां तो सिर्फ डॉक्टर की मौजूदगी में ही गायब हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, उनसे बहुत अच्छे से बात करेगा और उन्हें बहुत आरामदेह महसूस करवाएगा। तो उच्च चंद्रमा ये एनर्जी लाता है और भौतिक फायदे भी लाता है, मोहब्बत और दुलार और स्थिर व शांत दिमाग की वजह से जो ये एनर्जी आकर्षित करती है। एक उच्च मंगल का मतलब है आपकी ऊंची डिग्री की एनर्जी और आपकी डरावनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाना, क्योंकि मंगल सेनापति है, वो जोशीला है, वो बिना सोचे किसी भी खतरे में घुस जाता है। वो मकर राशि में उच्च का होता है क्योंकि मकर शनि की राशि है। ये कर्तव्य के बारे में है, ये प्रतिबद्धता के बारे में है, ये वफादारी के बारे में है, और इसलिए एक सेनापति जो अच्छी तरह योजना भी बना सकता है, बहुत संगठित हो सकता है, अपने मकसद के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हो सकता है और राजा के प्रति वफादार रह सकता है, राजा के लिए लड़ सकता है, कीमतों के लिए लड़ सकता है, मकसद के लिए लड़ सकता है और बहुत संगठित, सुसंरचित तरीके से लड़ सकता है। तो अगर आपका दुश्मन बहुत संगठित है, बहुत सुसंरचित है, बहुत डरावना है और उसकी प्रेरणा मजबूत है और वो बहुत ही लक्ष्य केंद्रित है, तो ऐसी एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो उच्च मंगल आपको वो एनर्जी देता है कि आप किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा पर बहुत ही योजनाबद्ध, सुसंरचित तरीके से, बहुत कारगर तरीके से काबू पा सकें। और इसीलिए मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, जबकि मंगल कर्क राशि की भावुकता को हैंडल नहीं कर पाता,
क्योंकि सेनापति को निर्दयी होना पड़ता है। दुश्मन के लिए उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, तभी वो जीत सकता है, और इसीलिए मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। तो अगर आपके पास उच्च मंगल है तो आपको समझना चाहिए कि आपको संरचना, संगठन, योजना की एनर्जी दी गई है, तो उसका इस्तेमाल करें। चालाकी से काम लें, अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करें, अपने सहकर्मियों और आपसे नीचे वालों, आपके सिपाहियों के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल करें, क्योंकि शनि या मकर उन्हें भी दिखाते हैं, और फिर उस योजनाबद्ध, संगठित, सुसंरचित एनर्जी और आपके सिपाहियों की वफादारी और प्रतिबद्धता का इस्तेमाल करें, और खुद भी मकसद के प्रति प्रतिबद्ध रहें और उसकी अगुवाई में बिना डरे उस मकसद के लिए लड़ें और लगभग हर जंग जीत लें। फिर गुरु ग्रह कहाँ उच्च का होता है? गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। और गुरु कर्क राशि में उच्च क्यों होता है? क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा, माँ की देखभाल और सहयोगी एनर्जी को दिखाती है, और गुरु खुद एक बहुत सहयोगी ग्रह होने के नाते समृद्धि का ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो आपके लिए सारा पोषण लाता है और समृद्धि देता है, आपको लाभ देता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि गुरु की वो कौन सी एनर्जी है जब वो कर्क राशि में जाता है, उसकी ज्ञान की एनर्जी को सहयोगी एनर्जी मिल जाती है। तो एक शख्स जिसके पास उच्च गुरु है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान होगा और बहुत सारा सहयोगी और देखभाल वाला ज्ञान होगा जो समृद्धि भी आकर्षित करेगा। और शख्स अपने ज्ञान और उस देखभाल और सहयोगी एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों पर असर डालने के लिए कर सकता है। लोग ऐसे शख्स को बहुत ज्ञानी समझेंगे, उसे जिस भी क्षेत्र में हो एक गुरु की तरह देखेंगे और उसे हर किसी से ऊपर समझेंगे, और लोग ऐसे शख्स के पास आना चाहेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक लाभ के लिए हो, आध्यात्मिक सलाह के लिए हो, या फाइनेंस में सलाह के लिए हो, या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सलाह के लिए हो जिसे शख्स चुनता है जो दूसरी ग्रहीय एनर्जी से पूरक हो या पूरक बना दिया गया हो। और फिर उच्च शनि। शनि तुला राशि में उच्च का होता है। और शनि तुला राशि में उच्च क्यों होता है? क्योंकि तुला रिश्तों की राशि है, ये 7वें घर की भी राशि है, और एक रिश्ते में इंसान को और ज्यादा विनम्र होना पड़ता है और ज्यादा समझौतावादी होना पड़ता है, साथी की इच्छाओं के आगे झुकना पड़ता है, और पहले अपने बारे में नहीं, पहले साथी के बारे में सोचना पड़ता है, और साथी की जरूरतों का भी ख्याल रखना पड़ता है, और साथी से पहले अपनी जरूरतों को नहीं रखना पड़ता, बल्कि रिश्तों में तो इसका उल्टा होना चाहिए, और रिश्ते में बहुत प्रतिबद्ध और बहुत वफादार रहना पड़ता है। और क्योंकि शनि वफादारी दिखाता है, शनि प्रतिबद्धता दिखाता है, तो तुला राशि में वो उच्च का होता है, क्योंकि रिश्ता प्रतिबद्धता के बारे में है, ये विनम्र होने के बारे में है। शनि एक सिपाही है, और शनि कानून के शासन के आगे झुकता है, सेनापति मंगल के आगे झुकता है, राजा सूर्य के आगे झुकता है, और इसीलिए शख्स बहुत वफादार, बहुत प्रतिबद्ध होता है और खुद से नीचे वालों, खास तौर पर सिपाहियों की वफादारी आकर्षित करता है, और एक बहुत संगठित, योजनाबद्ध तरीके से लोगों की वफादारी और प्रतिबद्धता का इस्तेमाल करके समाज में ऊंचा उठ पाता है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन लगातार, लेकिन पक्के तौर पर। अब उच्च बुध आपके लिए क्या लाता है? बुध एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि कन्या में उच्च का होता है। और बुध कन्या राशि में उच्च क्यों होता है? कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है, और छठा घर बीमारियों को भी, इलाज की क्षमताओं को भी, देखभाल को भी, सेवा को भी दिखाता है। और बुध इंसान में बहुत सारी विश्लेषणात्मक क्षमता लाता है, और उच्च बुध और भी बेहतर होता है। उच्च बुध का मतलब है कि शख्स बारीक से बारीक डिटेल देख सकता है, उसकी माइक्रोस्कोपिक नजर है, और वो विश्लेषणात्मक क्षमता जिसे बुध दिखाता है और बढ़ा सकता है। शख्स गहराई तक देख पाता है और ज्यादा तेजी से फोकस कर पाता है, लगभग फोरेंसिक दृष्टि रखता है, और सबसे गहरे स्तर तक उतर पाता है और जानकारी निकाल पाता है, विश्लेषण निकाल पाता है और निष्कर्ष निकाल पाता है, जिन्हें फिर फैसला लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे कोई डॉक्टर किसी बीमारी का निदान करना चाहता हो या फिर किसी वकील के लिए फैसला लेना हो जो देख पाता है कि कौन सा कानून किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कानून का इस्तेमाल कैसे किया जाए अपने मुवक्किल की मदद करने के लिए। तो बुध कन्या में विवेचन क्षमता की तेजी और तेज फोकस देता है, और इसीलिए वो कन्या में उच्च का होता है, और इसीलिए उच्च बुध एक तेज विश्लेषणात्मक क्षमता ला पाता है।
जिन लोगों के पास उच्च बुध है, आप पाएंगे वो दूसरे लोग जो हाई रैंकिंग सेफ्टी ऑफिसर है, हाई रैंकिंग ऑडिट ऑफिसर है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हाई रैंकिंग के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फाइनेंस में है, अकाउंट्स में है, या वो बहुत कामयाब सर्जन हो सकते हैं या बहुत कामयाब बिजनेसमैन, खास तौर पर जब बात पैसे, अकाउंट्स, स्टॉक्स आदि की हो। हमारा उच्च शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। क्यों? 12वां घर बुरी खुशियों या उन चीजों को भी दिखाता है जो छुपी हुई है। बुरी खुशियां और अंतरंगता छुपकर की जाती है, और शुक्र अंतरंगता के बारे में है, शुक्र लग्जरी के बारे में है, और शुक्र इंद्रियों और बुनियादी इंद्रियों की देखभाल और पोषण के बारे में है। शुक्र मजे करना चाहता है, शुक्र मोहब्बत चाहता है। शुक्र रिश्तों को बारीक से बारीक, फॉरेंसिक तरीके से नहीं देख पाता जैसे एक, और रिश्तों में आपको बड़ी तस्वीर देखनी पड़ती है। आप बहुत ही बारीक स्तर पर बहुत विश्लेषणात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे, आप हमेशा शख्स में कमी निकालते रहेंगे, और मीन राशि कल्पनाशील होने की, आपके पास जो है उससे आगे सोचने की एनर्जी देती है। शुक्र का मतलब ही है और चाहना, आपके पास जो है उससे बेहतर घर चाहना, बेहतर गाड़ियां चाहना, बेहतर साथी चाहना, जितना आपके पास है उससे ज्यादा मजे, ज्यादा अंतरंगता चाहना, बड़े के लिए आकांक्षा, बेहतर के लिए आकांक्षा रखना। और मीन राशि आपको कल्पना देती है, मीन राशि आपको क्षितिज से आगे सोचने की एनर्जी देती है, और इसीलिए शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और आपको वो एनर्जी देता है। तो ये वो एनर्जी है जो अलग अलग ग्रह लाते हैं और जिनका आप इस्तेमाल कर पाते हैं। मगर एक उच्च ग्रह के साथ मुश्किल ये है कि वो आपको बहुत सारा आदर्शवाद दे देता है। तो एक उच्च ग्रह गुरु, मिसाल के तौर पर, आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बना देता है और आपकी मदद नहीं करता कि आप और चालाक बन पाएं और जोड़ तोड़ कर पाएं, आगे बढ़ने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल कर पाएं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आप वो जोड़ तोड़ नहीं कर पाते जो आज की दुनिया में जरूरी है। आज की दुनिया राहु की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है, धुएं वाले पर्दों की, होलोग्राम की, ऐसी चीज की जो है ही नहीं, वर्चुअल दुनिया की, सब कुछ वर्चुअली पेश करने की। तो आज के वक्त में उच्च गुरु यूसेन बोल्ट से दौड़ने को कहने जैसा है, लेकिन उसके पैरों में 5 किलो का लोहा बांधकर और बिना सही जूतों के। तो एक उच्च गुरु, मिसाल के तौर पर, एक शख्स तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब उसे या तो बुध या चंद्रमा की सहयोगी एनर्जी मिले जो गुरु को देख रही हो या उसके साथ युति में हो, या फिर राहु की दृष्टि गुरु पर हो, जो फिर शख्स को और चालाक और कूटनीतिज्ञ बना देगी ताकि वो आगे बढ़ सके। वरना आज के वक्त में एक उच्च ग्रह के बहुत ज्यादा आदर्शवाद की वजह से ये एक सहायक से ज्यादा एक रुकावट बन जाता है, और इसीलिए आज के वक्त में उच्च ग्रह कभी कभी आपको उतने लाभ नहीं देते जितने की कोई कामना करता है। अगर आपके पास उच्च शुक्र है तो आपके पास वो कल्पना हो सकती है, आप और ज्यादा की आकांक्षा कर सकते हैं। मगर अगर शुक्र बहुत ज्यादा काल्पनिक है और आप असली दुनिया में रह नहीं पा रहे, तो फिर जाहिर है आप सिर्फ बड़े, बेहतर और ऊंचे के लिए आकांक्षा करते रह जाएंगे, और वो आपकी कल्पना में ही रह जाएगा, आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उच्च शुक्र, मिसाल के तौर पर या तो किसी मित्र शनि की दृष्टि होनी चाहिए या बुध की मित्र दृष्टि होनी चाहिए, या फिर चंद्रमा उसके साथ स्थित हो, ताकि आपको वो राजयोग मिले जिसके जरिए आप असली दुनिया में इस्तेमाल कर पाएं और यथार्थवाद का इस्तेमाल और ज्यादा हासिल कर पाने के लिए कर पाएं। तो उच्च ग्रह हमेशा सबसे बेहतरीन नहीं होते जब तक उनके पास सहयोगी एनर्जी ना हो, और उच्च ग्रह आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होते हैं क्योंकि वो आपको और आदर्शवादी बना देते हैं। तो ये हमेशा जरूरी है कि समझा जाए कि उच्च की एनर्जी कहाँ है और उसे नियंत्रित किया जा सके। तो एक उच्च चंद्रमा के साथ, मिसाल के तौर पर, आप कोई ऐसे शख्स हो सकते हैं जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा पोषण करने वाला, बहुत ज्यादा देखभाल करने वाला, बहुत ज्यादा सहयोगी हो, और जबकि आप अपने लिए बेहतर खाना और बेहतर भौतिक फायदे आकर्षित करते हैं, लेकिन साथ ही आप उसका बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं क्योंकि आप खुद दूसरों के लिए बहुत ज्यादा देखभाल करने वाले और बहुत ज्यादा सहयोगी और बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा हमदर्द भरे होते हैं। तो आपको गुरु की समझदारी भी चाहिए, या तो दृष्टि से या युति से, या फिर शायद सूर्य का सहयोग, सूर्य की चंद्रमा पर दृष्टि से,
ताकि आपके पास वो सामर्थ्य भी हो कि ना कहने की एनर्जी और ना कहने की हिम्मत रख सकें जब आपको जरूरत हो, और उच्च चंद्रमा द्वारा लाई गई एनर्जी का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकें। तो दोस्तों, ये वो है जो उच्च ग्रह आपके लिए करते हैं। वो आपके लिए एनर्जी लाते हैं, वो आपके लिए ताकत लाते हैं। मगर वो एक चुनौती भी है, क्योंकि आज के वक्त में एक उच्च ग्रह से फायदा हासिल करना आसान नहीं है जब तक आप उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल न करें। आप ग्रह की ताकत को समझें, लेकिन आप ये भी समझें कि एक उच्च ग्रह की कमजोरियां क्या है, क्योंकि वो आपको एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा आदर्शवाद देता है और दूसरे क्षेत्र में कमजोरियां पैदा कर देता है। तो किसी भी उच्च ग्रह के साथ उसकी एनर्जी को समझें कि खतरे कहाँ है, आपको उस एनर्जी को कहाँ नियंत्रित करने की जरूरत है, और उसकी दशा के वक्त के लिए उसकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि एक उच्च ग्रह असल में अपनी दशा के दौरान बहुत अच्छी एनर्जी होने के बावजूद, बहुत अच्छी ताकत होने के बावजूद आपका पतन भी ला सकता है, क्योंकि आप ग्रह की एनर्जी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। आप गुरु की दशा के दौरान बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सहयोगी हो जाते हैं, और आप और ज्यादा गंवा बैठते हैं। आप चालाक नहीं हैं, आप जोड़ तोड़ नहीं कर पाते, तो आप एक गुरु बने रह जाते हैं। आप वो मास्टर बने रह जाते हैं जो बहुत कुछ जानता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर पाते। तो आपको उन एनर्जी को समझना चाहिए और उसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वक्री उच्च ग्रह असल में एक ऐसा ग्रह है जो एक बागी ग्रह बन जाता है। वो ऐसे तरीके से काम करता है जहां आप नहीं जानते कि एनर्जी कहाँ है। तो कभी कभी वो आपको नीचे खींच लेता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वक्री उच्च ग्रह लगभग एक नीच ग्रह की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हालांकि वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा एक नीच ग्रह होता है, लेकिन वो आपको और ज्यादा अहंकार देता है। वो आपको बहुत ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि पहला तो ग्रह उच्च का है। वक्री होना उसे एनर्जी के एक जेट के नीचे ले आता है, और इस एनर्जी और अतिरिक्त ताकत की वजह से आप बहुत ज्यादा घमंडी हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं, और असल में आप ग्रह की एनर्जी को काबू नहीं कर पाते और ग्रह एक बागी ग्रह बन जाता है। वो एक वादा करता है लेकिन कुछ और करता है। तो इंसान को एहतियात बरतनी चाहिए जब आपके पास एक उच्च ग्रह हो लेकिन वो वक्री ग्रह हो, या फिर अगर वो उच्च ग्रह हो लेकिन सूर्य से दग्ध हो, या फिर अगर वो उच्च ग्रह हो लेकिन राहु या केतु के ग्रहण के नीचे हो, या फिर किसी पापी ग्रह जैसे शनि या केतु की दृष्टि या युति के नीचे हो। तो दोस्तों, ये रही मेरी समझ उच्च ग्रह क्या है और वो आपके लिए कौन सी एनर्जी ला सकते हैं, और आप उन एनर्जी को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और दशा व अंतरदशा के वक्त और ज्यादा फायदे के लिए उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, और कृपया बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आ रहा हो। और कृपया मेरे पास नीचे दिए गए लिंक्स पर मेरी कंसल्टेशन के लिए संपर्क करें। और जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, आपका दोस्त और गाइड इरफान विदा लेता है।